गुड इवनिंग एवरीबॉडी। काफ़ी दिनों से कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं हम। क्वेश्चंस आज का सेशन भी प्रैक्टिस सेशन रहेगा और हम लोग 49 तक क्वेश्चन टी एस ग्रेवल के कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 50 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं और कुछ नोट्स टू अकाउंट्स भी दिए हुए हैं जो कि आप पहले से डील कर चुके हैं। आज कुछ भी नया ऐसा सच नहीं कराने के लिए है, बस सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको आज उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो चलते हैं, मैं इसके लिए आपके साथ कर रहा हूँ शेयर स्क्रीन और क्वेश्चन नंबर 50 हम देखेंगे कि क्या कहते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 50 में अगर आप देखें तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड है और इसमें नोट नंबर पड़ा हुआ है। आपको याद करा दूं कि अगर किसी जगह पे नोट नंबर पड़ा होता है तो आपको उसको नोट्स टू अकाउंट से क्वेश्चन को अटेंड करना होता है। तो उसमें बैलेंस शीट से तब उसकी इंफॉर्मेशन को मेन पार्ट से नहीं यूज करना होता है, जिसको हम लाइन आइटम्स कहते हैं, उसको नहीं लेना। आगे हम देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में भी नोट नंबर 2 पड़ा हुआ है, इसको हम देखेंगे। फिर देन ट्रेड पेबल्स हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं और टेंजिबल एसेट्स हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, करंट इन्वेस्टमेंट। आपको फिर से एक बार याद करा दूं कि करंट इन्वेस्टमेंट्स को अब हम जो है उसको कैश इक्विवेलेंट मानते हैं और ये कैश का पार्ट होता है, कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है बेसिकली। इसके बाद इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके बाद नोट्स टू अकाउंट में देखते हैं तो वन नोट पे दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि क्लास 12th में आपको जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की बात होगी तो वो हमेशा बढ़ता हुआ ही दिखेगा, पहले से बढ़ रहा होगा। अगर बढ़ रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपने इसको शेयर्स को इश्यू किया है या डिबेंचर्स को इश्यू किया है, वहां से आपको ये सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है। घटते हुए अगर बात होती है तो वहां पर क्या है कि सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 अप्लाई होता है, उसके प्रोविजंस को यूज करना होता है, जो कि क्लास 12 के ना तो आईएससी और सीबीएसई दोनों में उसको नहीं पूछा जाएगा। जनरल रिजर्व देखिए 40,000 से 70,000 हो गया, ये ट्रांसफर है, ये एक एप्रोप्रिएशन है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दिया हुआ है और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 एंड 19 वर 60,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। देखिए आपको एक बात और याद करा दूं कि प्रोविजन फॉर प्रोपोजन कह रहा हूँ, प्रपोज डिविडेंड जो है वो करंट ईयर के केवल आपको यूज नहीं करने होते हैं। करंट ईयर के क्यों यूज नहीं करने होते हैं, उसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है कि अभी हमने प्रपोजल रखा है, अभी कुछ भी उसमें नहीं हुआ, अभी एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, नेक्स्ट ईयर पे होगा। तो करंट ईयर का जो भी प्रोविजन होता है उसको हमने इग्नोर करना होता है, उसको हमें क्वेश्चन में कहीं पे यूज ही नहीं करना होता है। और जो लास्ट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है उस प्रपोज डिविडेंड को हमने पे ऑफ करना होता है। तो लास्ट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को कंसीडर करना है और करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को आपने ध्यान ही नहीं देना, उसको इग्नोर करना है, क्योंकि अभी वो हमने जस्ट निकाला है, वो प्रपोजल रखा है, तो अभी उस सच में कुछ भी इसका इफेक्ट आया नहीं है, सिर्फ प्रपोजल किया है और अगले साल इसका पेमेंट होगा। तो ये इस समय कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के तौर पर रखा जाता है और इसलिए इसको हमने नहीं कंसीडर करना है। A machine costing 50,000, depreciation provided thereon 30,000 was sold for 10,000. एक मशीन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। रीजन आपको फिर से याद करा दूं कि अगर किसी एसेट का एडजस्टमेंट दिया होता है तो उसका हमें अकाउंट बनाना होता है। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये भी एक एडजस्टमेंट है इसी के लिए, एसेट के लिए। तो इसके बाद इंटरिम डिविडेंड पेड, देन इनकम टैक्स पेड। देखिए अगर इनकम टैक्स कि कोई भी एडजस्टमेंट है तो उसमें आपको एक इनकम टैक्स का अकाउंट ड्रॉ करना होता है। इनकम टैक्स की दो ही एडजस्टमेंट होती हैं, या तो टैक्स पेड दिया होता है या प्रोविजन मेड। अगर टैक्स पेड दिया है तो बैलेंस आपको प्रोविजन मेड पता चल जाता है और अगर प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो आपको टैक्स पेड कितना है ये पता चल जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि एक जो
वर्किंग नोट है वो बनाना चाहिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले, और साथ के साथ अगर हमें कोई एसेट का या टैक्स का अकाउंट बनाना है तो वो अकाउंट भी। तो यहाँ पे एसेट, टैक्स और वर्किंग नोट पहले हम बनाएंगे और उससे हम फिर क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो चल रहा हूँ मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे। तो व्हाइट बोर्ड में हम सबसे पहले एक अकाउंट शुरू कर लेते हैं और ये अकाउंट शुरू करते हैं। चलिए, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। प्रोविजंस जो होते हैं वो क्रेडिट से स्टार्ट होते हैं, रिजर्व्स क्रेडिट से स्टार्ट होते हैं, एसेट डेबिट से स्टार्ट होती हैं। आपको ये बात पहले से ही पता है, तो मैं स्टार्टिंग में आपके लिए क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और दूसरी तरफ हम क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। वैसे आपको ये बात पता ही है कि प्रोविजन के साथ दो ही, प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ दो ही एडजस्टमेंट होती हैं। तो एक तो होता है जी कितना आपने टैक्स पे किया, तो प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक, और ब्रैकेट में आप लिखते हो कि ये हमने टैक्स पे किया है, टैक्स पेड। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल से आपने अब की बार कितने रुपए का प्रोविजन क्रिएट किया, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और ब्रैकेट में हम ये भी क्लियर कर देते हैं कि ये प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो क्वेश्चन में दिए ही होते हैं, और हमें क्या पता करना होता है कितना, अगर टैक्स पेड दिया तो कितना प्रोविजन मेड है, और अगर प्रोविजन मेड दिया तो कितना टैक्स पेड है। तो क्वेश्चन में देखिए आपको प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ये दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स है 40,000 एंड 50,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मैं लिख ले रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस है इसका 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस है जी 50,000। फिर एक एडजस्टमेंट दी हुई थी आपको इसमें, और एडजस्टमेंट फिफ्थ थी इसमें, इनकम टैक्स पेड इज 35,000। हमने इनकम टैक्स पेड कितना किया, 35,000 रुपीज। जब हम ऐसा कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो अब हमारे पास एक बैलेंस निकल के आएगा, और जो बैलेंस निकल के आएगा वो होगा कि प्रोविजन इस साल हमने कितने का क्रिएट किया था। तो अब हम टोटल कर रहे हैं, और टोटल आ रहा है इस तरफ 85,000, और इस तरफ पे जो है बैलेंस निकल के आ रहा है, और वो आ रहा है जी आपका 45,000। ब्रैकेट में हम ये भी लिख देंगे कि हमने बैलेंस करके पता किया है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में प्रोविजन मेड है वो स्टार्टिंग में आपने एडजस्टमेंट्स, जब आप वर्किंग नोट बनाते हो वहां पर लिखते हो, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में आप लिखते हो कि कितना टैक्स का पेमेंट हुआ। अब हम इसी में आगे चलते हैं और एक एसेट का अकाउंट बनाएंगे। एसेट का अकाउंट बनाने के पीछे आपको रीजन पता है कि उसकी एडजस्टमेंट्स दी हैं। जब एडजस्टमेंट दी होती है तो हमें एक एसेट का अकाउंट बना लेना चाहिए। तो अब हम एसेट के अकाउंट पे चलते हैं, और एसेट के लिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स दी हुई हैं, और टेंजिबल एसेट्स का ही अकाउंट बनाएंगे क्योंकि मशीनरी वगैरह की एडजस्टमेंट्स दी हुई थी यहाँ पर। तो मशीनरी जो है वो टेंजिबल एसेट का ही पार्ट है, तो इसके अंदर कई चीजें होंगी, तो उन्होंने टोटल टेंजिबल एसेट्स लिख के दे दिए, तो हम टेंजिबल एसेट का ही अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, और इसके अंदर मशीनरी भी इंक्लूड। तो हम हेडिंग लिख देते हैं जी टेंजिबल एसेट अकाउंट। और आपको पता है कि एसेट्स के जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं वो डेबिट से स्टार्ट होते हैं, सभी एसेट्स डेबिट से स्टार्ट होती हैं। ये एक बेसिक चीज है जो सबको याद हुई होगी। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, और दूसरी तरफ बाय बैलेंस कैरीड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। एसेट्स का जो बैलेंस है वो 2,80,000 और 3,70,000 दिया हुआ है। तो 2,80,000 एंड 3,70,000 बैलेंसेस को हम पुट कर देते हैं। अब हम एडजस्टमेंट चेक करते हैं कि एडजस्टमेंट में उन्होंने क्या दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है a machine costing 50,000
depreciation provided there on 30,000 was sold off for 10,000। एक मशीन जो कि 50,000 की थी, जो कि 30,000 डेप्रिशिएट हो चुकी थी, और अब उसको उन्होंने सेल कर दिया 10,000 में। सबसे पहले तो हम सेल करने की एंट्री करते हैं। तो जब हम एसेट को बेचते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू टेंजिबल एसेट होगा या मशीन होगा, जो भी है, तो हमारी पोस्टिंग क्या होती है, बाय बैंक, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि हमने ये सेल किया है। अब जब हमने सेल किया है तो भाई उसमें कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा, ये हम बड़ा आसानी से पता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 50,000 की एसेट थी, 30,000 डेप्रिशिएट हो चुकी थी, तो आज उसकी बुक वैल्यू कितनी है, आज उसकी बुक वैल्यू 20,000 है, और 20,000 की एसेट को आपने 10,000 में बेच दिया। तो जब आप 20,000 की एसेट को 10,000 में बेच देते हो तो इसका मतलब 10,000 रुपीज का आपका लॉस हो गया, और ये लॉस आप कहां पर शिफ्ट करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जाएगा और आप ब्रैकेट में लिखेंगे कि लॉस है। सेल कितने में किया था, 10,000 में, और लॉस कितना हुआ आपका 10,000 रुपीज। तो ये तो आपने सेल के पार्ट को रिकॉर्ड कर लिया। फिर इसी में ही आगे दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 20,000। इन के ऊपर डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया गया था वो 20,000 था, तो बाय डेप्रिसिएशन, और ये 20,000 है, और हम इसका आप टोटल कर दें। टोटल इसका हो गया है आपका 4,10,000 रुपीज, और लेफ्ट में बैलेंस निकल के आ रहा है आपका डेबिट साइड में, और बैलेंस आ रहा है आपका 1,30,000। 1,30,000 जो है वो डेबिट में जो बैलेंस आ रहा है, तो आपको याद करा दूं कि डेबिट में 3 चीजें लिखा करते थे आप, एक तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक प्रॉफिट ऑन सेल, और तीसरा जो है परचेज। तो यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल तो था नहीं क्योंकि लॉस था, और ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी लिखे हुए थे हम। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है एसेट हमने परचेज करी है, तो हम लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में ये मेंशन भी कर देंगे कि हमने ये परचेज करी है, और चूंकि हमने बैलेंस करके निकाला है तो हम इसके साथ में हम बैलेंसिंग फिगर भी लिखेंगे। तो यहाँ पर अकाउंट बनाने का फायदा क्या हुआ कि हमें एक हिडन इंफॉर्मेशन ये मिली कि कितने रुपए की हमने एसेट खरीदी थी। अब देखिए इसके अलावा हमें और कोई अकाउंट बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं इसके बाद जो स्टार्टिंग में इनिशियली हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं, उस वर्किंग नोट में वर्किंग नोट में सबसे पहले आपको चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का कैलकुलेशन करना, और जिसकी हम शुरुआत करते हैं सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो हम क्वेश्चन में चल रहे हैं और देखते हैं कि सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। तो देखिए सरप्लस जो है 30,000 था पहले, और अभी सरप्लस जो है वो इस समय 48,000 हो गया है। तो इसका मतलब सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपका डिफरेंस निकाल के कितना आ रहा है 18,000। तो सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज 18,000। फिर काफी सारे क्वेश्चन में काफी बार डिस्कशन हम कर चुके हैं, अब तो हम लोग इसको वाइंड अप की स्टेज पे हैं, क्वेश्चंस काफी सारे प्रैक्टिस भी कर लिए। तो आप 4 चीजों को जो ऐड करते थे उनको हम लिखेंगे। एक प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन द करंट ईयर, तो हमने इसके लिए प्रोविजन का अकाउंट बनाया था, और प्रोविजन के अकाउंट में हमने कैलकुलेशन करी थी, और कितना प्रोविजन मेड है वो आपको पता है, और इसको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ कि प्रोविजन मेड इज 45,000। तो इसको हम ले जा करके वहां पर एडजस्टमेंट करेंगे। तो भाई प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इज 45,000 रुपीज। फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्रपोज्ड डिविडेंड कितने हैं यहाँ पर। और आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ कि प्रपोज्ड डिविडेंड जो है वो हमें लास्ट ईयर वाले कंसिडर करने होते हैं, करंट ईयर वाले प्रपोज्ड डिविडेंड को हमें नहीं कंसिडर करना होता, क्योंकि वो तो अभी सिर्फ प्रपोजल रखा गया और ये नेक्स्ट ईयर में पे होगा। तो लास्ट ईयर वाला हमने पे किया होगा, तो लास्ट ईयर का जो प्रपोज्ड डिविडेंड था वो था आपका 50,000 रुपीज। तो प्रपोज्ड डिविडेंड 50,000।
फिर इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये हमेशा एडजस्टमेंट में ही होगा, और ये देखिए एडजस्टमेंट नंबर 4 में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, एंड इट इज 20,000। तो इंटरिम डिविडेंड जो पे किए हैं वो है 20,000। फिर इसके अलावा आप अगर कोई रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हो तो वो भी एप्रोप्रिएशन है, वो एक नॉन कैश एक्टिविटी है, उसको भी हम यहीं पे लेके चलते हैं। तो 40,000 से 30,000 रुपीज का जो है जनरल रिजर्व का ट्रांसफर है, तो यानी कि 30,000 रुपीज का ट्रांसफर है। तो ट्रांसफर टू यहाँ पर आपको लिखना चाहिए, मैंने तो एक फॉर्मेट बनाया हुआ, आप तो क्वेश्चन फ्रेश क्लास में करोगे या एग्जाम में करोगे तो आप लिखोगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, पूरा आपको लिखना चाहिए इस जगह पर जनरल रिजर्व, और ये 30,000 रुपीज का है। तो इस तरीके से आपको चारों चीजें मिल गई। अब आप इसका टोटल कर देंगे, और अगर आप टोटल करते हो तो इसका टोटल हो रहा है 1,63,000। तो 1,63,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गया। अब हम लोग अपने मेन पार्ट पे आते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट को शुरू करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को शुरू करने के लिए जो बेसिक तैयारी चाहिए वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को लिखते हैं, जो कि अभी हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया, और वो आ रहा था 1,63,000। इसके बाद यहाँ पर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हमें लेके आना होता है। जनरल वे में 2-3 कॉमन सी चीजें हैं, एक तो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन है, फिर प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है या इन्वेस्टमेंट्स है। ये एक कॉमन सी चीजें जो लगभग सारे क्वेश्चंस में मिलती हैं। इसके अलावा और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आपको ऑलरेडी डिस्कस करी जा चुकी हैं, ऑलरेडी लिखाई जा चुकी हैं। आप रिवाइज भी करें, साथ के साथ प्रीवियस लेक्चर्स को फिर से एक बार सुनें। तो यहां पर मैं शुरू कर रहा हूं डेप्रिसिएशन से। तो देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 20,000। तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमने चार्ज किया था 20,000 रुपीज का, तो ये हमने ऐड कर लेना है डेप्रिसिएशन, और 20,000 रुपीज का है। दूसरा आपको एक बात और भी ध्यान देनी होती है कि अगर कोई एसेट को सेल करते हो या आप उसको सेल करते समय लॉस खाते हो या प्रॉफिट होता है, तो वो भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर का होता है। हम यहाँ पर क्या एडजस्ट कर रहे हैं, जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग चीजें होता है। तो एक तो एसेट हमने सेल करी थी, मशीन, जो कि 50,000 की थी, 30,000 डेप्रिशिएट हो गई थी, तो उसकी बुक वैल्यू 20,000 थी। 20,000 की एसेट को 10,000 में बेचा था, तो लॉस आया था हमारा वहां पर 10,000 रुपीज का। तो उस लॉस को भी हम यहाँ पे लेके आएंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, जो कि था हमारा 10,000 रुपीज का। डेप्रिसिएशन के साथ साथ हमें हमेशा चेक कर लेना चाहिए कहीं कोई अमोर्टाइजेशन तो नहीं है। खासतौर पर गुडविल का कॉमनली अवेलेबल होता है, क्वेश्चंस के अंदर मिलता ही मिलता है। तो देखिए इनटेंजिबल एसेट्स पे हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर 1,15,000 की गुडविल थी, अभी वो गुडविल आपकी 90,000 की हो गई है, 20,000 आपकी गुडविल कम हो गई है। अगर गुडविल कम हो गई है तो इसका मतलब इसको राइट ऑफ किया गया है, और राइट ऑफ के लिए या तो आप राइट ऑफ टर्म यूज करें या अमोर्टाइजेशन गुडविल के लिए। तो गुडविल रिटर्न ऑफ जो है वो 25,000 की है यहाँ पर। इसके बाद देखिए कोई और इससे रिलेटेड यहाँ पर कोई भी चीज डिडक्शन में है नहीं, तो हम इसको टोटल कर लेते हैं, और टोटल अगर करते हैं तो बी आइटम्स टू बी एडेड का टोटल हो रहा है 2 and 2, ये इट इज 55,000। और सी पार्ट का कुछ भी यहाँ पे नहीं है। सी पार्ट में अमूमन क्या क्या चीजें आती हैं मैं रिकॉल करा दूं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता है, और अगर हमारा जो है रेंट रिसीव अगर आया हुआ है, या फिर आप कभी कभी इंटरेस्ट रिसीव करते हो या डिविडेंड रिसीव करते हो, तो वो ध्यान देते हुए कि हमारा वो ऑपरेटिंग अगर नहीं है तो उसको हमें यहाँ से हटाना होता है। तो आगे के क्वेश्चंस में हम वो भी और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ और नहीं है, हमने यहाँ पे नील लिख दिया, डिडक्शन नील है,
और इस तरह से हम इसके फर्स्ट पार्ट पे पहुंच गए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये आपका आ जाएगा 2,18,000। ऊपर था हमारा 1,63,000, 55,000 हमने ऐड किया, लेस करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम ई और एफ पार्ट पे होते हैं। तो यहाँ पर हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कंसीडर करना होता है। हमारा ऊपर आंसर था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल का अभी तक इफेक्ट नहीं दिया था, अब हम वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट देने जा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल के इफेक्ट का मतलब क्या है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कंसीडर करने की बात है। तो हम क्वेश्चन में चल रहे हैं। सबसे पहले देखिए आप करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं 88,000 से 1,22,000। यहाँ पर जो ट्रेड पेबल्स हैं वो बढ़ गए हैं, एक करंट लायबिलिटी बढ़ गई है। तो अगर करंट लायबिलिटी बढ़ जाती है तो वो आप ई में लिखते हो, ये देखिए इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी बढ़ गई। कौन सी करंट लायबिलिटी थी? ट्रेड पेबल थी। तो ट्रेड पेबल्स, और इसका जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है जी 34,000 रुपीज का। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में एक नोट नंबर पड़ा हुआ है। हम नोट पे जाते हैं और नोट में देखते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स है, जो कि ऑलरेडी आप सेपरेटली डील करते हो, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अब हम आ जाते हैं इसके बाद करंट एसेट्स के ऊपर। सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कि कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, उसको हमने छोड़ना है। फिर हमें मिल रही है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज जो है वो 1 लाख से बढ़ करके हो गई हैं 1,82,000। इन्वेंट्री बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई है 82,000। अगर आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई है तो इंक्रीज इन करंट एसेट है, और करंट एसेट की इंक्रीज जो है वो एफ पार्ट में शो करते हैं और ये लेस होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है आपकी 82,000। फिर इसके बाद जो है आपके ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, और ट्रेड रिसीवेबल्स में कोई भी चेंज नहीं है। तो कोई भी चेंज नहीं है, नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, तो कहीं पे भी हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे, और इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर ई और एफ में और कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे लाएंगे, इसको आउटर कॉलम में लेके चलेंगे। 34,000 रुपीज आपका यहाँ पे एक ही पार्ट था, तो एक ही चीज को बाहर आ गई। यहाँ पर बाहर आता है 82,000। ये 82,000 जो है डिडक्शन है, क्योंकि डिडक्शन है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 2,18,000 में 34,000 प्लस होगा, 82,000 माइनस होगा। तो हमारा जो डिफरेंस प्लस माइनस करने के बाद जो फिगर आ रहा है वो आ रहा है आपका 1,70,000। इसके बाद हमें इनकम टैक्स का कितना पेमेंट किया है वो लिखना होता है। इनकम टैक्स का पेमेंट कितना है, तो इसके लिए हमने अकाउंट बनाया हुआ था, और अकाउंट में भी था, और साथ के साथ हमें क्वेश्चन में ये गिवन था, आगे नीचे दिया हुआ था कि इनकम टैक्स पेड इज 35,000। ये लास्ट में दिया हुआ है 5th में। तो इनकम टैक्स का पेमेंट हमने 35,000 रुपीज का किया है। तो इनकम टैक्स का पेमेंट 35,000 का किया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं लेने हैं और ना ही हैं इसमें, और हमारा फाइनल आंसर आ गया कि हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो है जी 1,35,000। ये 35,000 माइनस हुआ था इससे। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको सीधा जाना होता है नॉन करंट एसेट्स के ऊपर, वहां पे बाइंग एंड सेलिंग देखनी होती है, और अगर इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम्स हो रही हैं तो वो आपको वहां पर देखना होता है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स दी हुई हैं, और टेंजिबल एसेट्स के लिए हमने एक अकाउंट बनाया था। तो इसको हम कहाँ से डील करेंगे? अकाउंट से। हमें अकाउंट से पता चलेगा कि कोई एसेट को खरीदा गया कि बेचा गया।
तो अकाउंट में हम चल रहे हैं टेंजिबल एसेट में। तो यहाँ पे हमें बाइंग एंड सेलिंग लिखनी होती है। तो देखिए 1,30,000 की आपने परचेजेस करी और 10,000 रुपीज की आपने मशीन सेल करी है। तो चलिए इसी को लेके हम क्वेश्चन पे आते हैं, मेन पार्ट पे। तो यहाँ पर हमने परचेज करी और सेल करी है। तो सेल जो है वो हमारी है 10,000 रुपीज की। दो ही चीजें यहाँ पर, और कुछ इससे रिलेटेड है भी नहीं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम। सेल यहाँ पर है 10,000 की, तो लिख रहा हूं मैं सेल ऑफ मशीन, क्योंकि दो ही चीजें मैं सीधा डायरेक्टली बाहर लिख दे रहा हूँ। सेल ऑफ मशीन से पैसे आ रहे हैं 10,000 और इसके बाद है जी परचेज ऑफ मशीन। आप चाहें तो इनफ्लो आउटफ्लो ना लिखें, एक ही चीज है, या लिखना चाहें तो लिख लीजिए। परचेज ऑफ मशीन भी थी टेंजिबल एसेट्स के अंदर, और ये थी भाई आपकी 1,30,000 की, और 1,30,000 माइनस होगा क्योंकि इसमें पैसे गए। तो कुल मिला के यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया 1,20,000 जो है वो कैश यूज हो गया। तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बस इतना सही था, और आंसर लिखेंगे हम कैश यूज्ड। यूज्ड क्यों? क्योंकि इतने पैसे चले गए। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर हम आगे चलते हैं और अब शुरू करेंगे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स और उसको कंसीडर करते हैं, और साथ के साथ अगर कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट है, कोई डिविडेंड्स का पेमेंट है, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग चलिए लिख देता हूँ, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इसके लिए अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन के शेयर होल्डर्स फंड पे और बोरोइंग्स के ऊपर। सबसे पहले शेयर कैपिटल की बात करते हैं। शेयर कैपिटल पे नोट नंबर 1 पड़ा हुआ है। चूंकि नोट नंबर 1 पड़ा हुआ है तो हम इसको यहां से नहीं डील करेंगे, हम इसको नोट नंबर 1 से ही डील करेंगे। हम नोट नंबर 1 पे आते हैं और देखते हैं, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख हो गया। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख हो गया तो हमें यहाँ पर लिखना है कि इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और इसका अमाउंट हो गया जी 1 लाख रुपीस। 1 लाख कैसे? 4 लाख के थे, अभी ये 5 लाख के हो गए। तो 4 लाख से 5 लाख हो गए, तो 1 लाख रुपीस के और इश्यू किए गए होंगे। फिर देखिए प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो 1,50,000 के थे, अभी वो 1 लाख के हो गए, यानी कि 50,000 के शेयर्स का पेमेंट वापस कर दिया गया और रिडम्पशन कर दिया गया। तो यहाँ पर आउटफ्लो में लिखेंगे हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और इनका जो हमने पैसा वापस किया है वो है जी 50,000 रुपीस। फिर हम क्वेश्चन में चलते हैं। हमने नोट नंबर 1 को देख लिया, अब हम नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल को देख चुके हैं। अब हम रिजर्व एंड सरप्लस के नोट नंबर 2 पे चलते हैं। तो नोट नंबर 2 में जनरल रिजर्व कंसीडर हो चुका है, सरप्लस कंसीडर हो चुका है, पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अभी तक कंसीडर नहीं हुआ। देखिए 10,000 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बढ़ गया है, यानी कि जब आपने शेयर्स या डिबेंचर्स को इश्यू किया होगा तो वहां से ये प्रीमियम हमें मिला होगा, तो ये पैसे हमारे इनफ्लो होंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से हमें पैसा मिला, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से हमारे पास अमाउंट आया है 10,000। और मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि ये आपके में बढ़ता हुआ ही आएगा, ये इंक्रीज हो। घटने पे इसमें काफी सारी चीजें होंगी, काफी सारे रूट्स होंगी जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। घटने में क्या होता है कि आप सेक्शन 52(2) को यूज करते हुए उसको लेके चलते हो। तो आप इसके लिए भी हम क्वेश्चन 1-2 फिर भी करके चलेंगे। हम लास्ट में ये सेक्शन 52 के एप्लीकेशन पर बेस भी क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हम बहुत कॉन्फिडेंस से पेपर को अटेंड करें। हालांकि बहुत ना के बराबर ही चांसेस हैं कि आपसे पूछा जाएगा।
अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। तो शेयर्स का पार्ट तो हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम नॉन करंट लायबिलिटीज पे चलते, जो कि यहाँ है ही नहीं। और करंट लायबिलिटीज में आपको ये देखना होता है कि कहीं आपका कोई बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह तो नहीं है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। तो अब हम शेयर्स डिबेंचर्स लोन्स को तो लिख चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है? शेयर्स डिबेंचर्स लोन्स को लिखने के बाद आपको यहाँ पर उनके कितने इंटरेस्ट हैं, कितने उनके डिविडेंड्स का पेमेंट है, उन सारी चीजों को आपने लेके चलना होता है। तो अब हम क्वेश्चन में चल रहे हैं और इनके डिविडेंड्स के और इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो क्वेश्चन में क्योंकि कोई भी लोन जैसी चीज नहीं थी, तो हमारे यहाँ पर क्या है कि इंटरेस्ट का पार्ट नहीं है। हम यहाँ पर क्या क्या आप डिविडेंड्स ही देंगे। तो देखिए क्वेश्चन में आपको डिविडेंड्स के लिए एडजस्टमेंट में बताया गया था। फर्स्ट एडजस्टमेंट में बताया गया कि 50,000 रुपीज के डिविडेंड्स दिए। तो डिविडेंड्स जो हैं वो 50,000 के हैं। और इसके अलावा एक डिविडेंड और भी दिया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड। ये लास्ट ईयर वाले हैं और इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट भी आपने पे किया है। इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट जो है यहाँ पर वो है 20,000। आपको एक बात याद करा दूं मैं कि देखिए, अगर हम इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दे रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो सबसे पहले आपने प्रेफरेंस शेयर्स को बिना कहे हुए डिविडेंड्स देने ही देने हैं। यहाँ पर भी प्रेफरेंस शेयर्स के लिए परसेंटेज दिया हुआ है और प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड्स की हमने बात नहीं करी। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स की बात क्यों नहीं करी गई। देखिए यहाँ पर उन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये जो डिविडेंड्स हैं वो इक्विटी शेयर्स के हैं। अगर वो ये कहते हैं कि ये डिविडेंड्स इक्विटी शेयर्स के हैं, तो फिर बिना कहे हुए हम अपने आप प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं और उनको अलग से लिखते हैं। अब चूंकि यहाँ पे सिर्फ डिविडेंड वर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि इक्विटी डिविडेंड्स भी इंक्लूडेड है और प्रेफरेंस डिविडेंड भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर आप चाहें तो नोट भी लिख सकते हैं कि इट इज अज्यूम्ड दैट डिविडेंड्स इंक्लूड प्रेफरेंस डिविडेंड्स एज वेल एज इक्विटी डिविडेंड्स एज वेल एज प्रेफरेंस डिविडेंड्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इनफ्लो जो है वो आपका है 1,10,000 रुपीज का, और आउटफ्लो जो है वो है आपका 1,20,000 रुपीज का। तो 1,20,000 जा रहे हैं आपके पास से और 1,10,000 आ रहे हैं आपके पास। तो नेट इफेक्ट क्या हो गया आपके पास? -10,000 हो गया। यहाँ पर 10,000 कम हो गया आपके पास। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैश जब चले जाता है तो आप लिखते हो कैश यूज, और जब आता है तो आप लिखते हो कैश जनरेटेड। तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद हमें फाइनली आंसर देना है और फाइनली आंसर देते समय हमें क्या करना होता है? तीनों एक्टिविटीज को प्लस माइनस करते हैं, उनके में क्या नेट रिजल्ट रहा। तो देखिए सबसे पहले बस यहाँ पे क्या रिजल्ट रहा। अगर आप नोटिस करें तो आपके पास पहले वाली एक्टिविटी में, फर्स्ट एक्टिविटी में यहाँ पर आपके पास प्लस हो रहे हैं 1,35,000 रुपीज। सेकेंड एक्टिविटी में आपके पास माइनस हो रहा है 1,20,000 रुपीज, और थर्ड एक्टिविटी में आपके पास 10,000 रुपीज माइनस हो रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, जो हमने अभी भी कैलकुलेट किया। तो कुल मिला के हमारे पास तीनों एक्टिविटीज को अगर हम प्लस माइनस करके फाइनली निकालते हैं तो क्या रहा रिजल्ट? ये हो गया जी -10,000 और 135 प्लस का है और 130 यहाँ पर माइनस का है। तो नेट रिजल्ट क्या रहा आपके पास? 5,000 रुपीज प्लस हो गया। तो अब हम इसी को आंसर देने में यूज करेंगे कि इस पूरे टाइम में हमारे पास क्या चेंजेस हुए कि प्लस हो गया पूरे साल में हमारे पास 5,000। तो हम लोग इसके बाद फोर्थ पार्ट में लिखते हैं कि नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पर क्या हुआ? तो ड्यूरिंग द ईयर आपको लिखना चाहिए साथ के साथ। तो इट वाज
प्लस 5000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसके आगे कि ये 5000 रुपए तीनों एक्टिविटी से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को जोड़ करके प्लस में 5000 हो रहा है। फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चन में, और इसमें आपको एक बात और भी ध्यान देनी है कि करंट इन्वेस्टमेंट्स भी दी हुई थी। तो जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी आपका जो है कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग जो था क्वेश्चन में है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बिगिनिंग में 81,000 और करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं 15,000। तो ये है भाई 81,000 और साथ के साथ है ये 15,000 रुपीज की करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये टोटल कितना बिगिनिंग में था? टोटल था बिगिनिंग में 96,000। अब 96,000 और 5,000 मिला करके टोटल कितना होता है? 1,01,000। तो हम इसका जब टोटल करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1,01,000। अब हमें चेक करना है कि क्लोजिंग में इतना आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड है कि नहीं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देखते हैं कितने, और करंट इन्वेस्टमेंट्स कितनी है एंड में, ये देखेंगे। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो 91 है और करंट इन्वेस्टमेंट है भाई 10,000 रुपीज की। तो 91,000 और 10,000 जो कि आपका 1,01,000 है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो क्लोजिंग कैश के बराबर आ जाता है।